माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसका पहला पार्ट है -9/21। तो सरलतम रूप का मतलब है कि अब हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे दोनों में अंश और हर दोनों में भाग चला जाए। तो 3 से जा रहा है, तो -3 × 9 और 3 × 21 बराबर -3/7। तो -9/21 का सरलतम रूप -3/7 है। इसी प्रकार से -18/27, तो माइनस से माइनस तो कट गया बराबर। अब देखना है कि कौन सी संख्या से भाग जा रहा है, तो 9 से दोनों में जा रहा है, तो 9 दूनी 18 और 9 दिया 27 बराबर हो गया 2/3। तो 18/27 का सरलतम रूप 2/3 है। अब क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान भरिए। तो -3/4 बराबर फिल इन द ब्लैंक है और अपान -20 और फिर बराबर फिल इन द ब्लैंक्स है और अपान 28। तो अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मान लीजिए हम इसमें x नोट कर दें। अगर हमें x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 4x = -3 × -20। तो x अब 4 को उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो -3/4 और गुणा -20। तो 4 × 4 = 4 × 5 = 20 -5 हो गया। तो x का मान हो गया -3 × -5 बराबर प्लस का 15 हो गया। तो x का मान हो गया 15, यानी यहाँ पर 15/20 होगा। इसी प्रकार से 28 है, तो 4 का इस हर और इस हर में जो रिलेशन है, यानी 3/4 का हर 4 है और 28 में रिलेशन क्या है, 4 से भाग 28 में दें तो 7 बार जाएगा। तो इसका मतलब है हमको यहाँ पहले तो x लिख देना चाहिए। तो 3/4 माइनस का और बराबर x/28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x = 28 × -3। तो x = -28 × -3/4, 4 7 जा, तो x बराबर हो गया -7/21, तो -21 हो गया। तो x की जगह यहाँ पर -21 होगा और यहाँ पर -15 होगा। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, नहीं 9 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरीके से है। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित में x का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, लिखा हुआ है 3/5 बराबर x/-25। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, दोनों भिन्न बराबर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो होगा 5x = 3 × -25। x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 3 × -25/5। 5 से 25 कट जाएगा तो माइनस का 5 हो गया। तो x बराबर -15, आंसर मिल गया। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसको आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्या परिमेय संख्याएं
-7/21 तथा 63/-21 समान है। तो ये जानने के लिए कि दोनों समान है कि नहीं, तो -7/21 को रिड्यूस करेगा, यानी 7 से दोनों में भाग चला जा रहा है, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 7×21 इक्वल्स टू -1/3। इसी तरीके से अब 63/-21 को रिड्यूस करें, तो 7×9 = 63, 7 से भी कट जाता है, 7×21 और अभी 3 से भी कट जाएगा, तो 3×9 तो ऊपर आ गया -3 यानी -3। तो दोनों की संख्याएं मिल गई, एक -1/3 और -3, लेकिन ये दोनों समान नहीं हैं, तो लिखेंगे अतः समान नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, समान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है सत्य और असत्य कथन, सही और गलत। क्वेश्चन नंबर 10, सत्य एवं असत्य कथन। पहला पार्ट है परिमेय संख्या -7/-13 धनात्मक है, तो अब चूंकि माइनस अंश और हर दोनों में लगा हुआ है, इसलिए दोनों के माइनस कर सकते हैं, तो ये सत्य है, ये धनात्मक हो सकती है और सत्य। सेकेंड पार्ट है इसका परिमेय संख्या 0/-3, परिमेय संख्या 0/-3 ऋणात्मक है, तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि -3 से अगर हम हर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 ऋणात्मक नहीं होता है और इसमें लिखा है ऋणात्मक है, इसलिए ये असत्य है। थर्ड पार्ट में है शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या है, तो ये भी असत्य है। शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या है, तो ये भी असत्य हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गया। इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों क्लास 7H में ये कंप्यूटर की क्लास है, चैप्टर नंबर 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले एक बार हम लोग फिर से उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। और प्रोग्रामों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर जनरली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बारी आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधी सी बात है, वो भी प्रोग्रामों का ही समूह है, लेकिन ये काम क्या करता है? सिस्टम का मतलब कंप्यूटर, सिस्टम से रिलेटेड है सॉफ्टवेयर। तो इसका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सब की वर्किंग को कंट्रोल और मैनेज करता है। कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें जितनी भी मतलब पूरे कंप्यूटर की कार्यविधि को किस तरह से ये सारी चीजों को मैनेज जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो एग्जाम्पल हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लिंकर एंड लोडर। आज हम लोग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके कोर्स में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। सिस्टम को हम लोग कंप्यूटर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग मीन्स व्हाट? ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेट करने वाला, ओके, ऑपरेट करने वाला। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। हम लोग को पहली चीज तो ये बताइए कि ये क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर को हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट डब्ल्यू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि किसको ऑपरेट करता है? जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोल है कंप्यूटर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि ये क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? पहली बात तो ये इट कंट्रोल्स एंड मैनेज ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ये आपकी कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को, जो भी ऑपरेशंस करता है, सबको कंट्रोल और मैनेज करता है। दैट मीन्स इट कंट्रोल्स एंड मैनेज ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द computer system. And second is it also control and manage peripheral devices or the resources, ठीक है। It also control and manage the activity of peripheral devices of the कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी पार्ट है, जैसे कीबोर्ड, इनपुट, माउस, ये सारे के सारे उनकी भी एक्टिविटी को कंट्रोल और मैनेज करता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सिर्फ एक प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का में एक प्रोग्राम नहीं होता है, उसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस पूरे एक सॉफ्टवेयर को मिलकर बनाते हैं। तो यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम। यानी कि ये छोटे छोटे प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कि आपका किसको, ये कंप्यूटर की पूरी एक्टिविटीज को या कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल और मैनेज करता है। उससे जुड़े जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करता है। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो ये है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सपोज आपका ये हार्डवेयर मींस कंप्यूटर, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे ये आपका यूजर लगा हुआ है, ठीक है। यूजर माने हम और आप जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। तो अब आपका क्या करेगा कंप्यूटर? ये यूजर है, हम यहाँ से कीबोर्ड के थ्रू या किसी भी तरह से हम उसको कमांड्स दे रहे हैं, ठीक। हार्डवेयर तो वो क्या कर रहा है? यूजर और हार्डवेयर या यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। हम लोग जो भी कमांड्स देते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज। हमारे कमांड्स या हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर जो समझ रहा है, तो बीच में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट मींस कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपका यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो एक इसका जो क्या हो गया, ये इंटरफेस, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम, यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम जो है वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, ठीक है। अब बारी आती है आपकी, इस तरह से बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या क्या काम कर रहा है? इंटरफेस यानी कि यूजर और इंटरफेस के बीच में कम्युनिकेशन का वर्क कर रहा है।
कंप्यूटर की सारी क्रियाओं को मैनेज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, और जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं उन सभी को कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। अब बारी आपकी है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कंप्यूटर में बिल्कुल वैसे ही हो गया। मतलब जैसे सपोज एक लंबा चौड़ा सा इंसान है, देखने में भी बहुत ठीक ठाक है, हष्ट पुष्ट है, पर अगर उसके शरीर में जान नहीं है तो वो यूजलेस है। ठीक है, जान नहीं तो ना वो खा सकता है, ना पी सकता है, ना चल सकता है। तो यहाँ पर भी यही चीज हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल कंप्यूटर में वही है। आपके पास एक बहुत अच्छी कंपनी का एक ब्रांडेड कंप्यूटर है, पर अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको कैसे चलाओगे? ठीक, जैसे आपका एक एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन में अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं, आपने कंपनी का फोन लेके आके रखा है तो वो डेड ही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का यूज क्या है? वो हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक, ये भाषा अनुवादक को हम लोग हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है आपका, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या है आपका? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या है? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। ठीक है, सपोज अब किस तरह की लैंग्वेज को, ये यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। सपोज जैसे कि हम यूजर है, तो यूजर क्या करता है? वो तो अपना हाई लेवल में ही काम करेगा, जिसको हम लोग लिखते हैं HLL। HL मीन्स वो हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक ट्रांसलेटर है जो कि कंप्यूटर में ही है, ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर का काम क्या हुआ? वो आपका इस प्रोग्राम, जो भी आपने यहाँ से जो भी इसको कमांड्स दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, वो उनको ट्रांसलेट करेगा और कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज में, या जिसको हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, LLL, दैट इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज, इसमें कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसलेटर का काम क्या हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, प्रोसेसिंग के बाद लो लेवल डेटा को वापस हाई लेवल में डिस्प्ले करना। तो ये तो हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरीके के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द असेंबलर, सेकेंड इज द इंटरप्रेटर, and third is compiler. क्लियर? असेंबलर का काम क्या होता है? देखिए तीनों में ब्लॉक डायग्राम मस्ट है बनाना। सबसे पहले आप कोई भी ब्लॉक डायग्राम बनेगा, इसमें इस तरह से सिर्फ 3 ही आपके बॉक्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ट्रांसलेटर यूज होना, यहाँ पे यूजर और यहाँ मशीन की लैंग्वेज होगी, बस सीधी सी बात यही है। तो पहला आपका आता है असेंबलर। असेंबलर आपका एक ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, या जिसको हम लोग कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, ये कन्वर्ट करता है। ये असेंबलर का काम होता है। उसके बाद आता है आपका 2 ये लैंग्वेजेस हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये दोनों लैंग्वेजेस जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, HLL, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लो लेवल की LLL। और अब आपने जब यहाँ पे है, ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर, ओके। अब ये इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है उसको लो लेवल में करता है। इंटरप्रेटर की जगह आप यहाँ कंपाइलर लिख दीजिए, तो वो क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जब दोनों ही यही काम करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है, पहली चीज तो आप एग्जांपल देख लीजिए। इंटरप्रेटर जो है बेसिक लैंग्वेज,
बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें कि आपका इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर यूज होता है। इसी तरह से आपका आता है कंपाइलर। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस है, सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जिसमें आपका कंपाइलर यूज होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये बहुत पूछा जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, सपोज आपकी 1 2 3 4 5 ये 5 लाइंस आपने लिखी हुई हैं और इन 5 लाइंस में इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक लाइन को ये लाइन बाय लाइन यानी कि एक बार में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। अगर पहली लाइन में एरर आ गई तो जब आप इस लाइन को एरर रिमूव करोगे तभी वो दूसरी लाइन को पढ़ेगा, अदरवाइज वहीं पे रुका रहेगा, ठीक है। जबकि कंपाइलर क्या करता है, ये पूरी पांचों लाइन की एरर्स को एक साथ आपको दिखाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंटरप्रेटर जो कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। कंपाइलर जो है, कंपाइलर के ट्रांसलेट करने की स्पीड जो है वो फास्ट होती है। तो इस तरह से बच्चों आज हमारे टॉपिक ये क्लियर हो गए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello student, have a pleasant morning to one you all. Student, I really welcome you on this video class. This class is for 7th and in your previous class we have started the subject English Literature, and in English Literature portion we have started the chapter first, A Legend Veer Savarkar. A Legend Veer Savarkar. He was a great personality, he was a great person, and I have also written over here, you can look at the blackboard, students, you can look at the blackboard. I have written some words: instigating, incent, movement, authentic. These words are written over here. Before starting the chapter, I want to tell you that it is the first chapter in your English literature. So, in English literature, we study some types of the stories, some types of the chapter in which life of some person is given, either some moral lesson is given to you. So, students, you have to study it, paying your full attention, so that you can get it very well. Students, I told you that Veer Savarkar was a great personality, he was a great person, and he was born on May 28, 1883. And what was the place where he was born? What was the place where he was born? The place was Nasik. The place was Nasik near. And the village name, what was the name of the village where Veer Savarkar was born? The village name was Bhagpur. Fine. And he was one of the 4 children. And students, I just want to ask you some questions. What was the name of his parents? Damodar Pant Savarkar. Damodar Pant Savarkar and Radhabai. Radhabai was the name of his mother, and Damodar Pant Savarkar was the name of his father. Have you got it? And one more thing is that he lost his mother when he was only 9 years old. And Savarkar was a rebel. Means he was a rebellion. It means he was very aggressive person from his birth. यानी अपने जन्म से ही वो काफी विद्रोही प्रवृत्ति के इंसान थे. And that is why he organized a gang of kids. And what was the name of student?
The gang that he organized, what was the name of that? The name of that gang was Vanar Sena. The name of that gang was Vanar Sena. And what was the age when he was organized this gang? At the age of only 11, in a very early age, बहुत ही छोटी सी अवस्था में उन्होंने ये वानर सेना नाम का जो एक गैंग था वो ऑर्गेनाइज किया था. And actually he married with whom he married? He married Yamuna Bai. What was the name of his wife? The name of his wife was Yamuna Bai. The name of his wife was Yamuna Bai. And post marriage in 1902, Veer Savarkar joined Fergusson College in Pune after marriage. It means he married in March 1901. It was the date of his marriage. And what was the name of his wife? Yamuna Bai. Yamuna Bai से उन्होंने 1901 में शादी की. Then after what happened? In 1902, it means after the 1 year of his marriage, year of his marriage, Veer Savarkar joined Fergusson College in Pune. So student, Pune, it's a city that is situated in Mumbai. Fine. Fergusson College. So there was situated a college. वहाँ पर एक कॉलेज था. What was the name of that college? The name of that college was Fergusson College. So he joined that college for further studies. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया. In Pune, Veer Savarkar founded the Abhinav Bharat Society. So he joined. उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नाम की एक पार्टी ज्वाइन करी. He also involved in the Swadeshi movement and later joined Tilak Swaraj Party. Movement. I have written over here the meaning of movement. Movement means campaign. कोई अभियान चलाना. Fine. So उन्होंने स्वदेशी movement चलाया. Then after he also joined. फिर उन्होंने कौन सा पार्टी ज्वाइन करी? तिलक स्वराज पार्टी. What was the name of the party that Veer Savarkar joined? What was the name of party that Veer Savarkar joined? The name of the party was Tilak Swaraj Party. His instigating patriotic speech and activities incensed the British government. So what's the meaning of the instigating? It's a difficult word for you, instigating, students. So you can look at the blackboard. Instigating means to urge someone. किसी को उत्तेजित करना या किसी को उकसाना. तो जैसे ही वीर सावरकर ने पुणे में स्वदेशी मूवमेंट एंड तिलक स्वराज पार्टी ज्वाइन करी, तो इस चीज में क्या हुआ? पैट्रियोटिक स्पीच. His instigating patriotic speech. It means to say he has given his patriotic speech. Patriot means देशभक्त. And patriotic means deshbhakti, the feeling of patriotism. Instigating means to urge someone. And activities incensed the British government. Incensed means annoyed, क्रोधित करना. तो ये जो patriotic feeling थी वीर सावरकर के अंदर, और जो उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन करी स्वदेशी मूवमेंट एंड तिलक स्वराज पार्टी, इन सारी चीजों को देख करके what happened? British government got annoyed. वो बहुत नाराज हो गए. As a result, the British government withdrew his BA degree. उन्होंने उनकी जो डिग्री उन्होंने जो ली थी BA की, वो उनसे वापस ले ली. ग्रेजुएशन डिग्री वापस ले ली. In June 1906, Veer Savarkar left for London to become barrister. So in which year he went to London for barrister? In 1906. Lawyer बनने के लिए हो गए. However, once in London, he united and inflamed the Indian student in England against British rule in India. So he also did some types of the things against British government
in London. In Pune he was doing, Pune में भी वो ऐसा कर रहे थे because he had a patriotic feeling and he united, because unity is strength. He united and inflamed the Indian students, यानी इंडियन भारतीय स्टूडेंट्स के मन में एक आग जलाई, उनके मन को उत्तेजित किया for what? Against British rule in India. जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिशमैन थे, those who were ruling in India, against those. He founded the Free India Society. उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का फाउंडेशन किया. The society celebrated important dates on the Indian calendar, including festivals, freedom movements, landmark, and was dedicated to furthering discussion about Indian freedom. So after founding the Free Indian Society, the society, ये जो society से थी, उसने क्या क्या सेलिब्रेट किया? Important dates on the Indian calendar, जो important dates थी Indian calendar में उनको सेलिब्रेट किया, including सारे festivals, freedom movement landmark. लैंडमार्क मीन्स होता है जो मील का पत्थर साबित होना. फाइन. तो जो सारे फ्रीडम मूवमेंट्स है, जो इंडिया को फ्री कराने के लिए जितने भी कैंपेन चलाए जा रहे थे, तो एंड वाज डेडिकेटेड टू फर्दरिंग डिस्कशन. सो दोज स्टूडेंट्स who were helping to Alijan Veer Savarkar, they also did some discussion for freedom of the India. He believed and advocated the use of arms to free India from the British and created a network. He believed, वो विश्वास करते थे, and advocate, और सलाह दी गई किस बात की? यूज ऑफ आर्म्स, वेपन्स का यूज करना इंडिया को फ्री करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश, एंड क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ इंडियंस इन इंग्लैंड इक्विप्ड एंड वेपन्स. और उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया, एक नेटवर्क बनाया, एक चेन बनाई इन इंग्लैंड, इक्विप्ड एंड वेपन्स. वेपन्स मतलब जो औजार या हथियार होते हैं, इक्विप्ड मतलब फुल्ली डेकोरेटेड. फाइन. In 1908, he brought out an authentic informative research work. Authentic मतलब genuine. Authentic मतलब genuine. Informative मतलब the word informative has come from word information. So he brought in authentic information research work उन्होंने बनाया. The Great Indian Revolt. The Great Indian Revolt means विद्रोह. Great Indian Revolt, which the British termed as Sepoy Mutiny of 1856. 1857 is written, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया? Sepoy Mutiny. The book was called The Indian War of Independence 1857. आपको पता ही होगा 1857 का जो विद्रोह है, that is the book was called, उस बुक को बोला गया The Indian War of Independence. The British government immediately enforced a ban on the publication in both Britain and India. ये जो book लिखी गई, what was the name of that book? The Indian War of Independence. British government ने तुरंत बैन लगा दिया उसके publication में, ब्रिटेन में भी और इंडिया में. Later it was published in Madhviji Vikhaji Kama in Holland and was smuggled. बाद में ये कहाँ पब्लिश हुई? हॉलैंड में. and smuggled into India. smuggled मतलब तस्करी करना, मतलब वहाँ से ये इंडिया में आई to reach revolutionaries working across the India against British rule. यानी जो विद्रोह चल रहा था, जो ये विद्रोह करने वाले जो लोग थे, उनके थ्रू ये इसका जो पब्लिकेशन होने के बाद ये इंडिया में भी आई. And it also worked against British rule. So student, this is the story related to Alijan Veer Savarkar. That chapter will be continued in your next class. It's enough for you. I think you have got very well this chapter, and I just want to tell you thank you and have a nice day to one you all.
A very good morning, students. Myself Aarti Aave, Geography teacher of Shivaji Group of Institution. बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 7 ज्योग्राफी पार्ट 1 पर्यावरण में पर्यावरण और पर्यावरण के प्रकार के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्यावरण अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुएं जैसे मेघ, बादल, कुर्सी, मित्र आदि को देखो, जो हमको क्या है, चारों ओर से क्या है बच्चों, घेरे हुए हैं। इस पृथ्वी पर अकेले रहना असंभव है, कोई भी व्यक्ति एक द्रवित नहीं है। तो पर्यावरण शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है? एनवायरमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इस पृथ्वी पर हर जीव बहुत सी वस्तुओं से भिन्न हुआ है, जैसे जीव, पौधे, जल, वायु, प्रकाश आदि। तो ये सभी निर्जीव और सजीव प्राणी पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण का निर्माण निर्जीव और सजीव दोनों प्राणियों से मिलकर होता है। ये दोनों प्राणी पर्यावरण का गठन करते हैं। पर्यावरण को उन प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्राणियों के जीवन की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। पर्यावरण को सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के परिवेश का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण का वर्गीकरण के बारे में मैंने बताया था कि वातावरण को 3 भागों में बांटते हैं: भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में आपका वातावरण, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आती है। जैविक वातावरण में आपका वनस्पति, पशु, माइक्रोफोबिया आते हैं। और सांस्कृतिक वातावरण में समाज, राजनीति आती है। तो बच्चों, मैंने आपको भौतिक वातावरण के बारे में आज बताने जा रही हूँ। भौतिक वातावरण पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भौतिक पर्यावरण के बारे में बताया था कि वायुमंडल को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने रोक रखा है। और वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जो पृथ्वी पर जीवन के रक्षा कवच का कार्य करते हैं और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। वायुमंडल का 3/4 भाग से अधिक में क्या है? नाइट्रोजन है, 96%। और शेष भाग में क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, और जो कि कितना प्रतिशत है? 21% है। और 1% क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इस तरह बादल और बारिश के रूप में महत्वपूर्ण मौसम सुविधाओं को बढ़ाता है। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं भौतिक पर्यावरण में। भौतिक पर्यावरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है: स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल शब्द ग्रीक शब्द लिथोस से मिलकर बना है। स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लिथो प्लस स्फीयर। तो स्थल मंडल शब्द ग्रीक शब्द लिथोस, जिसका अर्थ चट्टान है, तथा स्फीयर, जिसका अर्थ मंडक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्थल मंडल पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग है, जो पृथ्वी की क्या है बच्चों? पपड़ी है। साथ ही जिसमें भूपटल पृथ्वी ग्रह की ऊपरी परत की त्वचा है, जिसके नीचे ऊपरी मेंढक की शीतल, घनी, कठोर परत है। पृथ्वी का स्थल मंडल सतह से 40 to 62 मील गहराई तक है। यह अपेक्षाकृत पृथ्वी का शांत और कठोर भाग है, और जो क्या है? गर्म है, और जिसमें गहराई में पिघले पदार्थ हैं। तो बच्चों, स्थल मंडल क्या है हमारा? ग्रीक शब्द लिथोस और स्फीयर से मिलकर बना है। लिथोस का अर्थ है चट्टान, स्फीयर का अर्थ है मंडल। तो स्थल मंडल क्या है हमारा? गर्म है, और जिसमें गहराई में क्या है बच्चों? पिघले पदार्थ हैं।
बच्चों अब हम बात करते हैं भौतिक पर्यावरण के दूसरे रूप के बारे में, जल मंडल। जल मंडल पृथ्वी के पर्यावरण के सभी घटकों में जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है। तो बच्चों पृथ्वी के पर्यावरण के जितने भी घटक हैं उनमें जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर अधिकांश जल तरल रूप में मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और कुछ तरल जल भूमिगत रूप में मौजूद है। मतलब पृथ्वी की सतह पर अधिकांश जल हमारा लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और कुछ जो लिक्विड हमारा जो जल है, कुछ तरल जल है, वो भूमि के नीचे भूमिगत रूप में मौजूद है। और कुछ जल कैसा है बच्चों, बर्फ के रूप में मौजूद है, सॉलिड फॉर्म में है। तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद है, जबकि जल का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण में जल वाष्प के रूप में होता है। तो अधिकांश जल कैसा है, तरल रूप में मौजूद है, और कुछ भूमिगत जल के रूप में मौजूद है, और कुछ जल बर्फ के रूप में मौजूद है, और अधिकांश जल क्या है, बड़ा हिस्सा जल का पर्यावरण में जल वाष्प के रूप में मौजूद है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के जल मंडल के विभिन्न भागों की समानताएं, समान विशेषताएं इस प्रकार है। महासागर, हिमखंड, भूमिगत जल, झीलें, नदियां, वायुमंडल, नमी, जैविक जल। तो ये हमारे क्या है, जलमंडल के स्रोत हैं। तो बच्चों जल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, और पृथ्वी पर अधिकांश भागों में जल पाया जाता है, जो भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। तरल जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, बर्फ के जल के रूप में, और पर्यावरण में जल वाष्प के रूप में जल पाया जाता है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning students. Welcome to SJI online class 7 हिंदी लिटरेचर लेसन 1 कर्ण का मित्र प्रेम। बच्चों हिंदी साहित्य में पाठ 1 कर्ण का मित्र प्रेम नामक कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। मैंने पिछली कक्षा में आपको कविता के प्रथम व द्वितीय पद्यांश की व्याख्या समझाई थी। आज मैं आपको इस कविता के आगे के पद्य का सासर वाचन करते हुए व कठिन शब्दों का निवारण करते हुए व्याख्या समझाऊंगी। जिस नर की वाह गही मैंने, जिस तरु की छाल गही मैंने। तो प्रस्तुत पद में जो कर्ण है भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, मैंने जिस नर की बाह गही मैंने, अर्थात मैंने जिस पुरुष की बाह पकड़ी है, जिस तरु की छाह गही मैंने, और जिस पेड़ की छाह में मैं रहा हूँ, उस पर ना बाल चलने दूंगा। अर्थात जिसकी छत्र छाया में मैं हूँ, मैं उस पर कभी भी कोई हमला नहीं होने दूंगा। कैसे कुठार चलने दूंगा। कुठार का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, अर्थात मैं उस व्यक्ति पर कैसे कुल्हाड़ी चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा। कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक मैं उसे बचाऊंगा, और या आप स्वयं कट जाऊंगा। मैं जब तक जीवन है मैं उसे बचाता रहूंगा, अन्यथा उसे बचाते बचाते मैं स्वयं करके मर जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, अब इसे तौल सकता है धन। वह प्रश्न करते हुए बताते हैं कि मित्रता जो है वो बहुत ही अनमोल रत्न है, ऐसा रत्न है कि अब इसे तौल सकता है धन। वो प्रश्न करते भगवान कृष्ण के ईश्वर, आप भी बताइए कि धन इसको
तौल सकता है। किसे? मित्रता को। क्या धन तौल सकता है? नहीं। धरती की तो है क्या विशाल। वह कहते हैं कि धरती की तो क्या हैसियत है कि धरती अगर मुझे मिल जाए उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेकिन आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, अगर धरती के साथ साथ मुझे बैकुंठ भी हाथ में आ जाता है तो भी उसको भी न्यौछावर कर दूं। अर्थात मुझे धरती की तो लालसा है ही नहीं, और अगर बैकुंठ भी हाथ आ जाएगा तो भी मैं उसे मित्र दुर्योधन के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। अर्थात कुरुपति यहाँ कौरवों के राजा दुर्योधन के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। दुर्योधन के चरणों पर मैं ये सारा ऐश्वर्य और धन जो है उसे न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात इस कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण का जो दुर्योधन के प्रति मित्र प्रेम है उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार कर्ण अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपनी योग्यता, अपने धन, हर एक चीज दुर्योधन के ऊपर न्यौछावर कर रहा है। अर्थात इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी मित्रता के आगे सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए। अर्थात एक सच्चा मित्र ही जीवन के लक्ष्य को पाने में सहायता करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों चैप्टर फर्स्ट साइंस में पोषण में अब आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न है परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी के प्रकार लिखो। तो उत्तर में हेडिंग डालें परजीवी। परजीवी जैसा कि इस शब्द से ही पता चल रहा है, परजीवी का मतलब है दूसरों पर आश्रित होकर जीवन यापन करना परजीवी कहलाता है। तो परजीवी वे होते हैं कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है या पर्णहरित नहीं पाया जाता है। वे पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। उनसे वो अपना भोजन लेकर के जीवित रहते हैं, तो इसे परजीवी कहते हैं। अब परजीवी के प्रकार, परजीवी के प्रकार, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी, और नंबर 2 अपूर्ण परजीवी, अपूर्ण परजीवी। तो पूर्ण परजीवी क्या होते हैं? पूर्ण परजीवी वे होते हैं जिनमें जो अपना भोजन कतई बना ही नहीं सकते हैं स्वयं, तो उन्हें पूर्ण परजीवी कहते हैं। पूरा का पूरा दूसरे पौधों पर ये आश्रित होते हैं। जैसे अमरबेल या बांद्रा प्रजातियां हैं। अमरबेल को आपने देखा होगा, ये हरे पीले रंग का एक थ्रेड लाइक एक प्लांट होता है, जिसको किसी पौधे पे डाल दिया जाता है तो वो बढ़ करके और अपने हुक को होस्ट में यानी पोषण देने वाले पौधे में वो कैम्बियम में अपना हुक को उसेर देता है, जिससे पौधे में जो स्टार्च वगैरह बनता है ये सब उससे पूरा का पूरा ले लेता है और पौधे के अन्य पार्टों को नहीं मिलता है और धीरे धीरे वो पौधा सूख जाता है। तो ये हो गया पूर्ण परजीवी। नंबर 2 अपूर्ण परजीवी। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो अपना कुछ भोजन तो बना लेते हैं, लेकिन जल एवं खनिज लवणों को की जरूरत को दूसरे पौधे से पूरा करते हैं, उन्हें अपूर्ण परजीवी कहते हैं। अपूर्ण परजीवी का एग्जाम्पल है आपका बिस्कम एल्बम, इसका बिस्कम एल्बम और इसका अमरबेल।
और बिस्कम एल्बम, बिस्कम एल्बम, ये होते हैं। तो अब अगला प्रश्न है मृतोपजीवी। प्रश्न मृतोपजीवी जीवी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो उत्तर में मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी में आगे लिखते हैं। तो मृतोपजीवी क्या है? मृतोपजीवी वे हैं जो जंतुओं या वनस्पतियों के अपशिष्ट पदार्थों, यानी अपशिष्ट पदार्थ या एक्स्ट्रा मटेरियल में, जैसे भूसा हो गया आदि में उड़ते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो जैसे भूसे में अगर हम छाया में रखें या टीन सेट में रखें और उसमें मिट्टी मिला करके और थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है, और सड़न उत्पन्न होने से उसमें से एक अम्ब्रेला यानी छाते के नुमाया एक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, जिनको देहात में या कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से मशरूम भी उत्पादन किया जाता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कुकुरमुत्ता और मशरूम में, चूंकि जो कुकुरमुत्ता होता है वो जहरीला होता है, वो खाने योग्य नहीं होता है, और मशरूम खाने योग्य होता है। तो मशरूम में प्रोटीन लगभग 24 या 25% तक पाया जाता है। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।